अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका टीचर कोर्स इंस्ट्रक्टर राना आसिफ शहजाद अली। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2 मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़ एंड थियरीज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हम बेसिक थीरीज़ जो हैं मोटिवेशन के लिए जो यूज़ की जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट एम्प्लॉइज़ वर्किंग पे क्या होता है। स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे हमें ये देखने की जांचने की ज़रूरत है कि हमें अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। ऑर्गेनाइजेशन चूँकि एक सोशल सेटअप होता है, एक सोशल एंटिटी होती है जिसमें मुख्तलिफ रेसेस से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट होती है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उनके मजाज डिफरेंट होते हैं, वो मुख्तलिफ कल्चर से आए होते हैं। तो ये मुमकिन नहीं होता कि सबके अंदर काम करने की एक जैसी लगन, एक जैसी तागदो और एक जैसा जज्बा मौजूद हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज़ को एक थिंकिंग देने के लिए, एक पेज पे लाने के लिए, ताकि उनके एफ़र्ट्स लेवल की एक डायरेक्शन वाज़े हो जाए जो सब मुलाजमीन के लिए एक जैसी हो। तो उनको ज़रूरत पड़ती है अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने की। मोटिवेशन बेसिकली एक टूल है कि जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉइज़ की ज़हन साजी करते हैं कि आपने टुवर्ड्स देयर ऑन टास्क, जो उनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनके साथ उन्होंने अपने इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है और जो काम को गिवन टाइम के अंदर मुकम्मल कैसे करना है, अपनी स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उनको इस चीज़ पे मजबूर करेंगे कि वो अपने टास्क को वक्त पे मुकम्मल करें, अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। यानी उनकी वर्किंग के अंदर, उनके ऑपरेशंस के अंदर, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ के अंदर इफ़ेक्टिवनेस नज़र भी आनी चाहिए और एफिशिएंसी नज़र भी आनी चाहिए। अब एफिशिएंसी मींस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करेंगे, लो वेस्टेज होगी, जबकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी तरह एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होगा कि वो अपने गोल्स या अपने टारगेट जो सेट करेंगे वर्किंग आवर्स में, बिजनेस आवर्स में, उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेंगे विद इन द टाइम एंड विद इन द बजट। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक, जो कि इस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स को जो हम कवर करेंगे उसमें पहले तो हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है। ये जो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है ये मोटिवेशन के मतलब ही बताया है। बाकी डिटेल डिस्कशन जो है, जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स देते हैं, इनको इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्कशन में जो थीरीज़ बुनियादी तौर पे आएंगी, सबसे पहले तो अर्ली थीरीज़ की हम बात करेंगे। अर्ली थीरीज़ ऑफ मोटिवेशन जो हैं वो कौन सी हैं, जिसमें हायरार्की ऑफ नीड थीरी है, द वेरी पॉपुलर वन, जिसने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। दूसरे नंबर पे थीरी एक्स एंड वाई है, जिसमें आप लोगों की नेचर, लोगों के कल्चर को डिस्कस करते हैं। फिर टू फैक्टर थीरी है, और इसी तरह से मैकक्लेलैंड्स थीरी ऑफ नीड्स, कि मैकक्लेलैंड ने जो थीरी ऑफ नीड्स थी, जो कि 3 फैक्टर की बुनियाद पे थी, वो क्या थी। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंटेम्परेरी थीरीज़ ऑफ मोटिवेशन को। कंटेम्परेरी यानी आज के दौर के इशूज़ भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी जदीद दौर के अंदर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोगों ने अपनी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन की है। मेक श्योर दैट कि आज के दौर में रिसर्च का अमल दखल ज़्यादा है, तो आज के दौर की जो कंटेम्परेरी थीरीज़ हैं उनकी तैयारी में, उनकी प्रेजेंटेशन में, उनकी कंक्लूजन्स में आपको रिसर्च का अंसर ज़्यादा नज़र आएगा। और ये ज़्यादा जो है रिसर्च बेस्ड थीरीज़ हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट आज के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गोल सेटिंग थीरी, फिर रीएनफोर्समेंट थीरी की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे इक्विटी थीरी या ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम वर्क प्लेस जस्टिस की बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आखिरी होगा हमारे पास एक्सपेक्टेंसी थीरी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने मेन आइडियाज़ की तरफ, मेन टॉपिक्स की तरफ,
जिनको कि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मोटिवेशन इज़ द विलिंगनेस, यानी आपका काम करने का इरादा, आपकी वो इंटेंशन जो कि आपके रवैये से शो होती हो, टू एग्जर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, कि जिसके अंदर आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाते हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपनी कोशिशों का बेहतरीन नुक्ता, टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने गोल्स या मकासद सेट किए हैं उनको अटेन किया जा सके, उनको हल किया जा सके। कंडीशनड बाय द एफर्ट्स एबिलिटी, और ये शर्त भी होती है कि वो काम उतना ही अच्छा उस वक़्त हो सकेगा जब आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे, अपना जहन बनाते हुए, टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स, और इसके बदले में आप अपनी कुछ ज़रूरियात की तसल्ली और तशफ़ी चाहेंगे। अब ज़रूरियात जो हैं उनका पूरा होना ये इंसान के लिए मोटिवेशन की एक सोर्स होता है, मोटिवेशन का एक लेवल होता है कि जब किसी इदारे में आपकी ज़रूरियात इनफ और सेटिस्फाइड तरीके से पूरी हो रही होंगी तो आप उस अदारे के अंदर स्टे करेंगे और आपकी कोशिश होगी कि लॉयल्टी के साथ जो आपको वर्क या आपको ऑपरेटिंग टास्क दिए जाते हैं उनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें और अपनी बेहतरीन सर्विसेज को मुहैया कर सकें। तो ये वही चीज़ है जो कि स्टार्ट में मैंने डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, या चैप्टर का बैकग्राउंड क्या था। जो मुख्तलिफ़ किस्म के राइटर्स जो मुत्तफ़िक़ हुए हैं और उनके जो गिवन पॉइंट्स हैं अगर उनको यकजा करें और एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो मोटिवेशन को इन अल्फाज में एक्सप्लेन किया जा सकता है, द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर, यानी एक ऐसा अमल कि जिसमें आप चीज़ों की वजाहत कर सके या उनको चेक कर सके, फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, कि एक इनफरादी शख्स कितनी बेहतरीन सर्विसेज या एफ़र्ट्स लगा सकता है, डायरेक्शन जो हदायत दी जाती हैं, एंड परसिस्टेंस, फिर उसके ऊपर वो मुस्तकिल मजाजी से कायम रहे, ऑफ एफ़र्ट्स टूवर्ड्स अटेनिंग अ गोल, यानी जो टारगेट या मकासद वो सेट कर लिए जाते हैं उसके लिए वो उसके ऊपर अमल पैरा रहे, अनटिल कि वो अपने गोल्स को बेहतरीन तरीक़ेकार के मुताबिक बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उसको मुकम्मल कर ले। तो बात फिर वही हो रही है, मोटिवेशन इज़ सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे इस नुक्ते के अंदर इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है और इसकी समझ बूझ का जो लेवल है वो सेंट्रल है, यानी मेन आइडिया है, एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और हमें ज़रूरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मुख्तलिफ रवैये हैं लोगों के उनको एक पेज पे एक नुक्ते पे इकट्ठा किया जाए और ऐसे मोल्ड किया जाए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के ताबे हो जाएँ, एंड इट इन्फ्लुएंसेस वर्कर्स बिहेवियर, और उनका जो अपना लेवल है यानी ऑर्गेनाइजेशन का होल कल्चर या बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल्स के या एम्प्लॉइज़ के कल्चर के ऊपर या उनके बिहेवियर के ऊपर हावी हो जाए। यानी एम्प्लॉइज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हो जाएं तो उनका जो रंग है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो वर्किंग बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ मैच करता होना चाहिए जो कि कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होती है। वर्कर्स लेवल ऑफ एफर्ट्स, वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाएँ, एंड देयर परसिस्टेंस, और फिर उस पर कायम रहें। ये नहीं है कि आप चंद दिनों के लिए तो गर्मजोशी से काम करना शुरू कर दें और उसके बाद दोबारा से वही शुरू हो जाए इन द फेसेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, जो कि अमूमी तौर पे इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें या बैरियर्स क्रिएट करने का बायस बनता है। तो अमूमन इंसान की नौयत होती है, इंसान की नेचर है कि इंसान कंसिस्टेंसी से काम ज़रा कम कर सकता है, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है को जो इंसानों को, जो एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को मजबूर करता है कि वो एक मखसूस बिहेवियर के साथ, मखसूस इमेज के साथ अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को साबित कर सके, शो कर सकें और उससे फिर अपने लिए कुछ नतीजा अखज़ कर सके जो इनके लिए फाइनेंशियल टर्म्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोशन की सूरत में सामने आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चूँकि हमने बैकग्राउंड आपके सामने पेश कर दिया कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और प्रिंसिपली मोटिवेशन कहते किसको हैं। अब हम सबसे पहले इसकी जो अर्ली थीरीज़ की तरफ मूव करते हैं
और इसके अर्ली थीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा और बड़ा मुकाम जो मोस्ट पॉपुलर थीरी है वो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड थीरी है। मैस्लो एक सोशल साइंटिस्ट था, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, जिसने इंसान के रवैयों को जांचने के बाद इंसान की रूटीन को, उसकी एवरेज थिंकिंग को जांचने के बाद एक थ्योरी पेश की थी जो कि मोटिवेशन की दुनिया में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मोल्ड करने में, इसको एक ख़ास रंग देने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में उसने किस चीज़ को हाईलाइट किया था? नीड थ्योरी इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ थीरीज़, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो थीरीज़ थी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नज़रियात थे, उनकी कलेक्शन का नाम था। दैट फोकस ऑन वर्कर्स नीड्स, जिसका मेन फोकस ये था कि वर्कर की ज़रूरियात क्या हो सकती हैं एज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो उसके लिए मोटिवेशन का सोर्स होंगी कि वो काम कैसे करेंगे। नीड सीरीज़ प्रपोजेस दैट, नीड सीरीज़ का एनालिसिस करने के बाद तो ये चीज़ें सजेस्ट की गई, वर्कर्स सीक टू सेटिस्फाई मैनी ऑफ देयर नीड्स एट वर्क, के वर्कर्स की कुछ ज़रूरियात होती हैं और अगर आप उनका एफ़र्ट्स लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे उन ज़रूरियात की तशफ़ी और तसल्ली या उनका सेटिस्फैक्ट्री पूरा होना एक बेहतरीन अमल होगा उन एम्प्लॉइज़ को काम करने की तरफ राग़ब करने के लिए। सो देयर बिहेवियर एट वर्क इज़ ओरिएंटेड, और अगर इन ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाता है तो उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो रवैया होगा एट वर्क साइट और एट वर्क प्लेस, वो इसी तरफ होगा। और अगर उनको आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर देते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो उनका इखलास जो है अदारे के साथ वो बढ़ जाता है, उनका काम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हैं टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ देयर टास्क एज असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। अब बुनियादी तौर पे ये 5 नीड्स क्या थी, ये 5 ज़रूरियात क्या हैं कि जिसको हाईलाइट किया गया मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले जो थी वो साइकोलॉजिकल नीड्स थी। साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती तौर पे हर इंसान जो है कुछ ज़रूरियात को कंप्लीट या सेटिस्फैक्ट्री उनकी अटेनमेंट चाहता है, और वो ज़रूरियात क्या हो सकती हैं? फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड द अदर फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स। यानी ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो इंसान होने के नाते, एक बशर होने के नाते इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हो सकती हैं, दुनिया में रहने की, खाने पीने की, शेल्टर की, या उसका एक लाइफ पार्टनर हो, और अदर फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह जो दूसरे लेवल पे ज़रूरियात रखी गई, सेफ्टी नीड्स। अब ये सेफ्टी नीड हर एंगल से देखी जाएंगी। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिज़िकल एंड इमोशनल हार्म, यानी आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाए और आपको हफाजत दी जाए कि आपको कोई ज़ाती हैसियत में जिस्मानी तौर पे या जज्बाती तौर पे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, यानी आपकी बात का, आपके थिंकिंग का या आपकी ज़ात का एहतराम होना चाहिए, एज़ वेल एज़ एश्योरेंस दैट, और इस चीज़ की यकीनदानी होनी चाहिए फ़िज़िकल नीड्स विल कंटिन्यू टू बी मीट, और जो इसकी फ़िज़िकल ज़रूरियात हैं इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, उनको अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। सोशल नीड्स यानी एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपकी ज़रूरियात किस किस्म की हो सकती हैं। अफेक्शन यानी टकराव, अफेक्शन मीन खचाव किसी के साथ, जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात होते हैं, एम्प्लॉइज़ के अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस हो सकती हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके आपस में रिलेशंस होते हैं। बिलोंगलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, यानी ये तमाम चीज़ें इंसान एक सोसाइटी के अंदर, और बेसिकली एक अच्छी सोसाइटी की ये खूबसूरतियाँ होती हैं कि इंसान एक दूसरे को हमदर्दी से बुलाते हैं, एक दूसरे का मुसीबत के वक्त में ख्याल करते हैं, या दोस्तियाँ बढ़ती हैं। तो ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या सोशल सेटअप की निशानदेही करती हैं। एस्टीम नीड्स, नंबर 4 पे जिन ज़रूरियात की निशानदेही की गई उनको एस्टीम नीड्स का नाम दिया गया। इंटरनल एस्टीम फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी हर इंसान ज़ाती हैसियत में ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स की परवाह की जाए, उसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए, या उसको वो रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए अदारे के अंदर जो उसकी ज़ात का हक हो सकती है। ऑटोनोमी, काम करने की आज़ादी दी जाए, यानी एट वर्क साइट अगर वो किसी चीज़ को या किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है
तो उसके पास इतने अख्तियारात होने चाहिए कि वो उस अदारे की बेहतरी के लिए या अपने वर्क कंप्लीशन के लिए कुछ अख्तियारात इस्तेमाल करे। एंड अचीवमेंट एंड एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर्स सच एज स्टेटस, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसके काम की प्रेज़ हो और उसको इस लेवल पे देखा जाए कि जब ज़रूरत महसूस हो उसके स्टेटस में इजाफ़ा होना चाहिए, रिकॉग्निशन, उसके काम की पहचान होनी चाहिए, उसकी प्रेज़ होनी चाहिए। एंड अटेंशन, और वो एक ज़रूरी हद तक तवज्जो भी मांगता है ताकि वो अपने करियर डेवलपमेंट के लिए मज़ीद एफ़र्ट कर सके। लास्ट जो इस कैटेगरी के अंदर थी, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब है कि हर इंसान जो है ज़ाती हैसियत में कुछ चीज़ों की कंप्लीशन चाहता है, और अमूमी तौर पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के जहन तक जो है वो महदूद होती हैं, और इन चीज़ों को इंसान किसी दूसरे के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करता। मसलन इसके अंदर हर इंसान जो है वो तरक्की चाहता है, तो ग्रोथ की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर होती है। अचीविंग वंस पोटेंशियल, और वो चाहता है कि उसकी जो सलाहियतें हैं, उसका जो पोटेंशियल है, उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ किया जा सके और वो अपनी तमाम चीज़ों को अपने तसर्रुफ़ में ला सके जो कि उसकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं या जिसको अटेनमेंट वो चाहता है। एंड सेल्फ़ फुलफ़िलमेंट, और अपने तौर पे जिन चीज़ों की ख्वाहिशात उसके अंदर हैं, यानी कोई चीज़ की अटेनमेंट करनी है, किसी ख़ास स्टेटस तक पहुंचना है या कोई फाइनेंशियल स्टेटस हासिल करना है, टू डिराइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, और उसको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो जो उसने अपनी ज़िंदगी के टारगेट सेट किए हुए हैं या कुछ चीज़ों को टारगेट बनाया हुआ है, तो इसको एक ऐसा एडवांटेजियस माहौल, एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि जिसके अंदर वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी ज़िंदगी के सेट करदा जायज़ टारगेट्स जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर वो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता हो या एक मुकाम या एक स्टेटस गेन कर सकता हो, तो उसको ऐसे मौके मिलने चाहिए। इसी थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं जो कि इसकी डायग्राम से हमें पता चलेगा कि ये हमारे सामने मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स सीरी। इस डायग्राम को देने का यहाँ एक पर्पज़ ये भी है कि ये जो पिरामिड शो की हुई है, इनका जो एरिया शो कर रहा है, ये एरिया इसके एरिया को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, और ईच डिवीज़न जो इसके अंदर मौजूद है इस पिरामिड के अंदर, वो जितना एरिया कवर कर रही है, तो इस नीड असेसमेंट ट्रायंगल के अंदर जितना एरिया इसका कवर हो रहा है वो इसकी इम्पॉर्टेंस को और नीड असेसमेंट के अंदर इनके किरदार की निशानदेही करता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने जो चीज़ें देखी थी, उसने बुनियादी तौर पे इन 5 ज़रूरियात को जो 5 हिस्सों में तकसीम किया था, ये आपके सामने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। सबसे लोअर लेवल की जो इसकी ज़रूरियात होती हैं, जो कि हमने पिछले पेज पे जिनको स्टडी भी किया, वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और इनको प्राइमरी जो है वो नीड्स का भी नाम दिया गया था। प्राइमरी नीड्स में ये पहली 2 नीड्स यानी साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स जो हैं, इनको प्राइमरी नीड्स का नाम दिया गया था। अब प्राइमरी नीड्स के अंदर क्या चीज़ होती है, ये हम पिछले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। यार हर इंसान साफ़ सुथरी आबो हवा में सांस लेना चाहता है, उसे खुराक की ज़रूरत होती है, उसको साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, उसको लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, उसको जो मखसूस या रिकमेंडेड सोने के मौके में मिलने चाहिए, ठीक है, और एक्सर्शन यानी वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में ला सकें। जबकि सेफ्टी नीड्स के अंदर जो कि इससे अपर लेवल पे आ जाती हैं, लेकिन स्टिल ये जो हैं ये प्राइमरी नीड्स का ही हिस्सा होती हैं। सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, हर इंसान को फ़िज़िकल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि यानी उसकी ज़ात को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एम्प्लॉयमेंट, उसको रोज़गार मिले। ऑफ रिसोर्सेज तक उसकी रसाई होनी चाहिए। आर मोरालिटी, उसका मोराल बुलंद हो। ऑफ द फैमिली, ऑफ द हेल्थ, और उसको अपनी तरफ से और अपनी बच्चों की या फैमिली की सेहत की तरफ से भी इत्मीनान होना चाहिए। और प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह सकता है, उसको ये सोशल सिक्योरिटी भी हासिल हो। तीसरे लेवल पे अगर हम देखते हैं, ये इससे अपर लेवल पे आ जाती हैं, इसको हम मिडिल लेवल कहते हैं। मिडिल लेवल की जो नीड्स हो सकती हैं, इसके अंदर लव एंड बिलोंगिंगनेस या बिलोंगिंग कह सकते हैं, यानी इसके अंदर इंसान जो सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशंस डेवलप करते हैं। अब इस सोसाइटी के अंदर आपके ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके रिलेशंस होते हैं, वो भी इसके अंदर हिस्सा शामिल हैं।
या इसके अलावा जो आपके डोमेस्टिक लाइफ के आपके रिलेशंस होते हैं वो भी शामिल होते हैं। हर इंसान अट्रैक्शन चाहता है, तवज्जो चाहता है, रिलेशंस को इंक्रीज़ करना। स्टूडेंट्स, ये जो टॉप लेवल पे 2 नीड्स हैं, इनको अपर लेवल या सेकेंडरी लेवल की जो नीड्स हैं वो करार दिया गया। इसके अंदर जो 4th है, यानी नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखें तो एस्टीम नीड्स हैं। सेल्फ़ एस्टीम यानी इंसान की ऐसी कोई ख्वाहिशात जो कि इंसान सोसाइटी में ख़ास मुकाम हासिल करने के लिए रखे या ख़ास स्टेटस हासिल करने के लिए रखे। कॉन्फिडेंस, उसका जो एतमाद है वो उसकी बहाली चाहता है। अचीवमेंट, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को वो अचीव करना चाहता है, उसको बेहतरीन मौक़े मिलने चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जिसके अंदर वो ख़ुद भी अपने लिए एहतराम चाहता है और ये भी चाहेगा कि सोसाइटी के बाकी मेंबरान को भी ड्यू रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट बाय अदर्स, वो भी लोगों की रिस्पेक्ट करे और लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करें। जबकि सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे टॉप पे जो है, इनका एरिया भी तकरीबन कम है सबसे। तो इसके अंदर मोरालिटी यानी इंसान अपने मोरल की बुलंदी चाहता है, उसकी बहाली चाहता है। क्रिएटिविटी, इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो चाहता है कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। स्पॉन्टेनिटी, कि इंसान को मौके मिलने चाहिए ड्यू रिस्पेक्ट के मुताबिक ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, अपनी ऑफिशियल लाइफ के अंदर अपने आप को प्रमोट कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी जो सलाहियत हो मसाइल को हल करने की, उससे इस्तेफ़ादा किया जाए। लैक ऑफ प्रेजुडिस, और उसकी इज़्ज़त नफ्स की जो है अगर कोई हद तक करता है तो ये गैर ज़रूरी है, बल्कि उसको मौक़े मिलने चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, और जो हक़ाइक़ हों उनका इदराक होना चाहिए, उनको सभी को मानना चाहिए। हक़ाइक़ का इदराक किए बगैर अदारे आगे नहीं बढ़ सकते। ऑर्गेनाइजेशनल जो मोटिवेशनल टूल्स होते हैं उसके अंदर इस चीज़ को ख़ास तौर पे एडमायर करना चाहिए कि हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ही हम अदारों के अंदर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। हक़ाइक़ से आंखें चुरा के तरक्की के रास्ते नहीं निकल सकते। अब अब्राहम मैस्लो ने ये जो 5 आपके सामने जो मैंने बयान कर दी हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरियात की वजाहत की थी, और इसको फिर फर्दर हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नीचे वाली 2 जो हैं इनको हमने प्राइमरी नीड्स का नाम दिया, सेंट्रल वाली जो थी इसको हमने मिडल नीड्स का नाम दिया, मिडल लेवल नीड्स का, और जो टॉप हैं 4 और 5 इनको हमने सेकेंडरी नीड्स का नाम दिया था। अब अब्राहम मैस्लो अप्रैल 1, 1908 जून 8, 1970 तक वो ज़िंदा रहा। उसने वाज ए फिजियोलॉजिस्ट, वो एक फिजियोलॉजिस्ट था। हु स्टडीड पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज़, उसने इंसान की बेहतरीन सलाहियतों को पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। एंड द लाइव्स ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एग्जाम्पलरी पीपल्स, उसने उन लोगों को स्टडी किया कि जिनकी सोसाइटी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसाल दी जाती थी। इन 1954 Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theories in his book Motivation and Personality। यानी उसने अपनी किताब जो लिखी थी, जो वर्ल्ड फेमस किताब है और दुनिया में बहुत सारे इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ में इस किताब को पढ़ाया जाता रहा, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो उसने थीरी दी थी इसके अंदर बुनियादी हैसियत हासिल है। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा मांगता है, क्योंकि ये इसके अंदर हायर ऑर्डर नीड्स हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो से देखने की, समझने की ज़रूरत है। तो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कहता है अ पर्सनस मोटिवेशन टू रीच हिज आर हर फुल पोटेंशियल, यानी उसकी ये ख्वाहिश कि वो जो किसने अपने टारगेट सेट किए हैं या उसकी जो सलाहियतें हैं उसके हाईएस्ट या पीक लेवल तक पहुँचा जाए। As shown in Maslow hierarchy of needs, a person's basic needs must be met। जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो लाजमी तौर पर पूरी होंगी। यानी इंसान को अगर ब्रेड एंड बटर की जो फ़िक्र लाहक है वो ना हो तो इंसान का जहन जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ चले जाता है, सेटिस्फैक्टरली अपने काम को मुकम्मल करना चाहता है, यानी उसकी तवज्जो जो होती है वो काम की तरफ बेहतरीन हो जाती है। और अगर उसको घरेलू मसाइल का सामना हो या कमाने की फ़िक्र का सामना हो या बुनियादी ज़रूरियात की इंतज़ामात करने के फ़िक्र का सामना हो, तो फिर वो कभी भी अपनी सलाहियतों को किसी एक मुकाम पे, किसी एक लेवल पे यकजा नहीं कर सकता और वो फिर डेवलप नहीं कर सकेगा।
मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या थी, यानी ये जो थ्योरी है ये बुनियादी अहमियत की हामिल है मोटिवेशन के अंदर, इसलिए इस थ्योरी को ज़रा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। अब इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या थी, यानी वो मफरूज़े क्या थे कि जिनकी बुनियाद पे इस थ्योरी की बुनियाद रखी गई। वंस अ नीड इज़ सेटिस्फाइड, यानी कहा जाता है कि जब एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, इट्स रोल डिक्लाइन, तो फिर इसका रोल जो है ह्यूमन साइकी के मुताबिक कम होना शुरू हो जाता है। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपकी ख्वाहिशात की खूबसूरती उसी वक्त तक कायम रहती है कि जब तक वो आपकी तसर्रुफ़ में नहीं होती, आपके पास नहीं होती, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएं, पूरी हो जाएं, तो फिर उनकी खूबसूरती में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, नीड्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो ज़रूरियात हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, ज़रा पेचीदा हैं, विद मल्टीपल नीड्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली, और ये भी होता है कि बहुत सारी ज़रूरियात एक दूसरे के साथ गुडमुड हो रही होती हैं। एक ही टाइम में इंसान बहुत सारी ज़रूरियात की अटेनमेंट, बहुत सारी ज़रूरियात की कंप्लीशन, सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीशन चाहता है, तो ये बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते तो मुश्किल भी हो जाता है। नंबर 3, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं, यानी आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स, बिफोर हायर लेवल नीड्स आर एक्टिवेटेड, यानी हायर लेवल नीड्स की तरफ जाने से पहले जो बुनियादी नौइयत की नीड्स होती हैं उनको पूरा होना ज़रूरी है। यानी फ़र्स्ट लेवल पे साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरे लेवल पे सोशल नीड, सिक्योरिटी नीड्स, और तीसरे लेवल पे बिलोंगिंगनेस या लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जो नीड्स इंसान की होती हैं उनको पूरा होना चाहिए। इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इम्प्लाई बिहेवियर, यानी इनफरादी लोग और माहौल इंसान का जो वर्किंग स्टाइल है या इंसान का काम करने का अंदाज़ है उसके ऊपर असरअंदाज होता है, और इस चीज़ से इनकार मुमकिन नहीं है। इंडिविजुअल डिसाइड बिहेवियर, इसके मुताबिक फिर इंडिविजुअल अशख़ास जो होते हैं या इनफरादी अशख़ास जो होते हैं वो अपने बिहेवियर का जो है फ़ैसला करते हैं कि किस किस्म का रिएक्शन देना है। ऑल दो एनवायरनमेंट कैन, बेशक इन्वायरमेंट जो है उसकी सख्ती हो या नरमी हो, तो इंसान भी उसके मुताबिक ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो उसके मुताबिक अपने रिएक्शन का इंतखाब करते हैं। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड गोल, इंसानों की, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़ाती हैसियत में या ऑर्गेनाइजेशनल में एज ग्रुप की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात होती हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ टारगेट उन्होंने सेट किए हुए होते हैं। इसी तरह बेसिक असम्पशन में डिसाइड अमंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ बिहेवियर लीडिंग टू डिज़ायर्ड आउटकम्स, और इंसान इस चीज़ की तरफ भी देखते हैं कि अगर डिज़ायर्ड आउटकम की अटेनमेंट के लिए आपकी एफ़र्ट्स बेहतरीन होती हैं तो आपको इसका जो मुआवजा क्या मिलेगा या आपको कंपेंसेट कैसे किया जाएगा, आपको उसका जो रिवार्ड होगा वो किस किस सूरत में मिल सकता है। और जो लास्ट असम्पशन थी जिसको बुनियाद बनाया गया थी कि मोर वेज एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई हाई लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स तक पहुंचने के लिए इसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अखलाकियात के तकाज़ों के मुताबिक या ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स की रोशनी में देखना ज़रूरी होगा, आया कि एथिक्स उन चीज़ों को इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो बुनियादी तौर पे इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के पीछे जो बुनियादी मफरूज़े थे यानी बेसिक असम्पशंस थी वो ये 6-7 थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। दूसरी थ्योरी जो कि अर्ली थ्योरीज़ में से जिसने पॉपुलैरिटी गेन की थी वो एल्डरफर्स ERG थ्योरी। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए इस थ्योरी की बुनियाद इन 3 चीज़ों के ऊपर है, ये जिनको हमने एब्रेविएशन के 3 वर्ड जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, E फॉर एग्जिस्टेंस नीड्स, R फॉर रिलेटेडनेस नीड्स और G फॉर ग्रोथ नीड्स। यानी हर इंसान जो है वो अपनी बका के लिए फ़िक्रमंद होता है, उसको काम वही दिया जाना चाहिए जो कि उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफ़िकेशन या उसकी ज़ात के साथ रिलेट करता है। और ग्रोथ हर इंसान का ज़ाती ख्वाहिश भी होती है और नेचुरली इंसान के अंदर ये मौजूद होती है कि अगर वो किसी सोसाइटी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिले, आगे बढ़ने के चांसेस मिलें, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को देखते हुए ये मौके उसे मिलने चाहिए। एल्डरफर्स ERG थ्योरी क्लेटन एल्डरफर्स ने प्रेजेंट की थी। एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ ERG थ्योरी इज़ आल्सो अ नीड थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। तो इसको भी काम की तरफ राग़ब करने के लिए,
एक टूल के तौर पे यूज़ किया गया। आल्डरफर reduces द नंबर ऑफ़ नीड्स, इसने ज़रूरियात जो कि हायरार्की ऑफ नीड थीरी के अंदर यानी मैस्लो थीरी के अंदर जिनको 5 बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, इसने इन ज़रूरियात को, इन नीड्स को 5 की बजाय 3 की तरफ ले के कम कर दिया इसको, फ्राम 5 to 3, एंड स्टेट्स दैट, और ये वजाहत की, नीड्स एट मोर देन वन लेवल कैन बी मोटिवेटर्स, एक से ज़्यादा लेवल पर जो ज़रूरियात होती हैं वो इंसान के लिए मोटिवेटर होती हैं एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में। लाइक मैस्लो, जैसा कि मैस्लो ने किया, आल्डरफर प्रपोजेस अ हायरार्की ऑफ नीड्स, इसने भी उनकी बुनियादी तौर पे एक तरतीब लगाई और अहमियत के लिहाज से उसने बताया कि किस थीरी की क्या अहमियत है, येट या किस ज़रूरत को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर दी अदर। येट ही बिलीव्स दैट, और ये उसका ईमान था, उसका यकीन था कि व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ डिफ़िकल्टली सेटिस्फाइंग आ हायर लेवल नीड्स, कि जब इंसान की जो हायर लेवल नीड्स हैं कि जिनको हमने सेल्फ एस्टीम नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का नाम दिया था, उनकी कंप्लीशन या अटेनमेंट होती है, मोटिवेशन टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स इंक्रीजेस, यानी अगर वो हायर लेवल की तरफ चला जाता है और उनकी वो ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं, तो जो बुनियादी ज़रूरियात इसकी लाइफ की होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसकी जो ख्वाहिश होती है वो बड़े दर्जे पे बढ़ जाती है। 3 लेवल हायरार्किकल नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी इसमें इस थ्योरी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जैसा कि मैंने इस थ्योरी के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि हर इंसान की एग्जिस्टेंस की नीड्स होती हैं, रिलेटेड नीड्स होती हैं और ग्रोथ नीड्स होती हैं, तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगले पेज पे हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि किस नीड्स के ग्रुप को प्रायोरिटी हासिल है दूसरे ग्रुप के ऊपर। ये एक डायग्राम बनाई है जी, इसके अंदर आप अगर देखें तो बुनियादी तौर पे हायर लेवल पे या टॉप लेवल पे एग्जिस्टेंस नीड्स को रखा गया और फिर इसी तरह रिलेटेड नीड्स हैं एंड ग्रोथ नीड्स हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं अगर इनको देखा जाए कि अगर ग्रोथ नीड से ही आप शुरू होते हैं, और ये कि ग्रोथ क्या कहती है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये टॉप लेवल की नीड्स होती हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए अब इसने जो आल्डरफर है इसने इनका जो एक तरीक़ेकार है या इसकी जो हायरार्की है या इसका जो ऑर्डर है उसने चेंज करने की कोशिश की है। यानी उसने कहा है कि आप अगर जो हायर ऑर्डर नीड्स थी यानी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनके मतलब अगर आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन मौजूद है या आप महसूस करते हैं कि इसको अटेन कर लिया है, तो ये जैसे कि पहले हमने थ्योरी के स्टार्ट में बताया कि इनकी कंप्लीशन या अटेनमेंट के लिए इंसान की एफ़र्ट्स बढ़ जाती हैं। इंसान ज़्यादा हसास हो जाता है कि जब वो एक बड़े मर्तबे पे पहुंच जाए और बड़े मर्तबे पहुंचने के बाद भी स्टिल उसकी जो बेसिक नीड्स हैं पूरी ना हो रही हों, तो फिर एक रिएक्शन का वजूद में आना या रिएक्शन शो होना को बाद क़यास नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन या प्रोग्रेशन इंसान इनकी चाहता है। अब रिलेटेड नीड्स की तरफ जब बढ़ते हैं ये दूसरे लेवल पे चली जाती हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी सोसाइटी के अंदर इंसान अपने ताल्लुकात को बेहतरीन लेवल पे देखना चाहता है, और ये सोसाइटी आपकी डोमेस्टिक लेवल की भी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका जो मुकाम होता है वो भी है, जिसमें आप इन चीज़ों की इंसान सेटिस्फेक्शन भी चाहता है। और सबसे टॉप पे जो हैं वो एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, यानी इंसान को अपनी बका के जो बुनियादी मसाइल हैं जिन दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, इसके अंदर वो उसकी बुनियादी ज़रूरियात फ़िज़िकल नीड्स थी या मटीरियल नीड्स थी कि जिनको साइकोलॉजिकल या सिक्योरिटी नीड का नाम दिया था मैस्लो ने। इसने उन्हीं ज़रूरियात को 5 की बजाय 3 के अंदर तकसीम करके जो एक थ्योरी की या एक टॉपिक की कम्प्लेक्सिटी थी उसको कम करने की कोशिश की है, क्योंकि जो बॉदरिंग होती है यानी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं किसी चीज़ की, उसको याद रखना, उसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसने ये 3 पैरामीटर्स के अंदर इनकी तरतीब लगाते हुए इन तमाम ज़रूरियात को समो दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस 3 ग्रुप के अंदर ये वही बुनियादी ज़रूरियात हैं कि जिनको मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अंदर 5 ग्रुप्स में तकसीम किया था। मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। डियर स्टूडेंट्स, मैकग्रेगर ने ये जो थ्योरी पेश की थी ये बड़ी ही रियलिस्टिक और हकीकत के करीब है। इसने अपने रिसर्च की बुनियाद पे, अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जब इसने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया
तो मैकग्रेगर इस नतीजे पे पहुंचा कि इंसानों के दो वाज़ेह ग्रुप्स होते हैं। इंशाल्लाह इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ी सी मैं इंट्रो दे दूं कि डगलस मैकग्रेगर कौन था। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज फार्मूलेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ अजम्पशंस। इसने इंसानों के मतलब इंसानों को दो ग्रोहों में तकसीम किया, कुछ मफरूज़ात यानी कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पे अबाउट ह्यूमन नेचर यानी इंसान के नेचर का मुशाहदा करते हुए इसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया। उसने ऑब्ज़र्वेशन की कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वो किस किस्म का रिएक्शन शो कर रहे थे। तो उसने पहली थ्योरी जो थ्योरी एक्स के नाम से प्रेजेंट की, थ्योरी एक्स प्रेजेंट एन एसेंशियली नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल। यानी इस थ्योरी के अंदर जो लोगों की मनफी अप्रोच होती है काम के मतलब, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब, उसको शो करती है। इट एज्यूम दैट, और इसमें ये फ़र्ज़ किया गया, वर्कर्स हैव लिटिल एम्बिशन, लोगों के अंदर काम करने का जज्बा कम होता है, काम की तरफ तवज्जो कम होती है। डिसलाइक वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करते। वांट टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी ख्वाहिश होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर चाहे उनकी कोई भी पोजीशन हो लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, उनको कोई टास्क ना दिए जाएं, और वैसे ये मुमकिन नहीं हो सकता है। एंड नीडेड टू बी क्लोजली कंट्रोल टू वर्क इफ़ेक्टिवली। ठीक है, और ये भी चीज़ होती है कि उनके काम को जो देखा भी जाए, चाहे उनका काम किसी भी नौइयत का हो, तो उनको अहमियत ज़रूर दी जाए लेकिन उनको काम करने का ना कहा जाए। यानी ये इंसान की जो नेचर के मुताबिक कुछ लोग जो इनफरादी हैसियत में बाय नेचर सुस्त होते हैं, काहल होते हैं, जिनको काम करने का शौक़ नहीं होता, लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है, सहल पसंद होते हैं, ये उस ग्रुप की तरफ इशारा किया गया है। और ये बड़ा रियल है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट जो दूसरे ग्रुप में इसने जो अपने मफरूज़े की बुनियाद पे इंसानों को या वर्कर्स को या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को जो दूसरे ग्रुप में तकसीम किया, उसको थ्योरी वाई का नाम दिया गया। ऑफर्स ए पॉजिटिव व्यू, जबकि इसके अंदर उसने अपनी मुस्बत सोच का या मुस्बत रुझान का अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे उसने अयादा किया कि इट इज़ यूम, उसने फ़र्ज़ किया दैट वर्कर्स कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, के जो अच्छे लर्नर होते हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं, वो अपने लिए तौजीहात का, तरजीहात का और डायरेक्शन का इंतखाब करते हैं। एक्सेप्ट एंड एक्चुअली सीक आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ख्वाहिश होती है, वो काम करना पसंद करते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल सीट पे किसी रिस्पॉन्सिबल टास्क को लेना, उनके ऊपर काम करना, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को चेक करना, उसको इंक्रीज़ करना, और फिर जो उसने नताइज हासिल करने हैं उससे कुछ एक्सपीरियंस लर्न करना पसंद करते हैं। एंड कंसिडर वर्क टू बी अ नेचुरल एक्टिविटी, और ये वो उनकी ये सोच होती है कि काम की ज़िम्मेदारी लेना और काम को अच्छे तरीके से करना इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत भी है और नेचर के अंदर एक रेगुलर एक्टिविटी है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उनको मौके मिलते हैं, तो उनको प्रूव करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर करम किया है, उनको जो सलाहियतें दी हैं, उनके इजहार का, उनको चेक करने का, उनको प्रूव करने का, और ज़िंदगी में अपने लिए जो टारगेट सेट किए हैं उनको अटेन करने का मौका मिलता है। मैकग्रेगर बिलीव दैट, उसने बिलीव ये किया, थ्योरी वाई अजम्पशंस बेटर कैप्चर द ट्रू नेचर ऑफ वर्कर्स। उसने कहा जो थ्योरी वाई है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, लोगों की अच्छी सलाहियतों का मुशाहदा किया गया, तो उसने कहा कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी वाई जो है, ओवर द थ्योरी एक्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेट करती हैं। और हर अदारे की ख्वाहिश होती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इस नौइयत के हों, इस नेचर के हों, इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि वो काम करना पसंद करें और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं जो एम्प्लॉइज़ की बेहतरी के लिए, उनके वर्किंग मूड को बेहतर बनाने के लिए, काम की तरफ उन्हें मोटिवेट करने के लिए बड़े ही सूदमंद साबित होते हैं।
मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई को अगर हम मज़ीद डिटेल में देखना चाहें तो ये इसकी तरतीब भी लगा दी गई है, यानी इसका अगर कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लोगों का, यानी थ्योरी एक्स में वो लोग शामिल होते हैं जो नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते, जिनकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है। और इसके अगेंस्ट अगर हम थ्योरी वाई के लोगों को देखें तो ये लोग काम करना पसंद करते हैं। तो इनको अगर हम एक कंपेयर करें तो कंपैरिजन के लिए हमने ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बनाए हैं जिनको हम वन बाय वन कंपेयर करेंगे कि थ्योरी एक्स वाले लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है, थ्योरी वाई के लोगों का कैसा होता है। तो पहली बात हम करते हैं एटीट्यूड को पॉइंट ऑफ व्यू से कि थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं डिसलाइक वर्क, यानी वो काम करना पसंद नहीं करते, उनके रवैये से शो होता है कि वो काम को पसंद नहीं करते। फाइंड इट बोरिंग, उसकी नज़र में एक ही रूटीन का, एक ही नौयत का काम करना बोरिंग होता है। विल अवॉइड इफ़ वी कैन, और उनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि इससे इज्तनाब किया जाए। जबकि इसके अगेंस्ट हम थ्योरी वाई के लोगों की बात करें, नीड टू वर्क, उनको काम करने की ज़रूरत महसूस होती है। वांट टू टेक एन इंटरेस्ट, और उनकी ख्वाहिश होती है, उनका ये रवैया होता है कि काम में इंटरेस्ट लिया जाए। वी कैन एंजॉय इट, हम काम को करना पसंद करते हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो हमने बनाया वो है डायरेक्शन, यानी आप किस तरीके से काम करते हैं। मस्ट बी फोर्स्ड आर कोर्स्ड इनटू कंप्लायंस, जो थ्योरी एक्स के लोग होते हैं उनको ताकत के इस्तेमाल से, कवानीन के इस्तेमाल से डराना धमकाना पड़ता है कि जो जॉब का मिनिमम क्राइटेरिया है वो पूरा किया जाए, यानी जो उनको हदायत दे दी गई हैं कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पूरा किया जाए। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम थ्योरी वाई के लोगों की बात करें, डायरेक्ट आर सेल्व्स, यानी वो अपना इंतखाब खुद करते हैं, उनको कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। टूवर्ड्स एन एक्सेप्टेड टारगेट, उन लोगों ने अपने जॉब पे रहते हुए अपने टारगेट खुद डिसाइड कर लेने होते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले लोग होते हैं। तो अमूमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो होती है इनकी तरफ नरम गोशा रखती है इसी वजह से। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ज़िम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं नीडेड टू बी डायरेक्टेड, उनको ज़रूरत होती है या उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको डायरेक्शन दी जाए, उनको कहा जाए कि आपने फ़लाँ काम करना है। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर उनकी मंशा पे छोड़ दी जाए तो वो ज़िम्मेदारी लेना, काम करना पसंद नहीं करते। जबकि इसके अगेंस्ट आप अगर थ्योरी वाई के लोगों की बात करते हैं, थ्राइव ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी ये कोशिश होती है, इनकी लर्निंग होती है इस चीज़ के अंदर कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बेहतरीन सलाहियतों को, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को टेस्ट कर सकें और उसे प्रूव कर सकें। नंबर 4 जो हमने पॉइंट बनाया है इनके अंदर डिस्टिंक्शन का वो है मोटिवेशन, यानी काम करने की तरफ राग़ब होना। मोटिवेटेड बाय फियर, जो थ्योरी एक्स के लोग होते हैं इनको काम की तरफ राग़ब करने के लिए डराना धमकाना पड़ता है। लैक ऑफ मनी, उनको जो है इतनी पैसे की तलब भी नहीं होती या पैसे की शॉर्टेज होती है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ऐसे लोग जो हैं अमूमी तौर पे जॉब सिक्योरिटी का शिकार होते हैं, इनसिक्योरिटी का। इनको मतलब ये हर वक्त धड़का लगा रहता है कि इनकी जॉब किसी भी वक्त जा सकती है। जबकि इसके अगेंस्ट थ्योरी वाई के लोगों को देखें, मोटिवेटेड बाय डिज़ायर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी इन ये जो लोग होते हैं काम की तरफ रुझान ज़्यादा होता है इनकी ज़ाती खसूसियात की बिना पे कि इनको तरक्की करने का शौक़ होता है, और तरक्की करने के शौक़ में ये बेहतरीन सलाहियतों से अपना काम करते हैं। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे दुनिया में अपना मुकाम पैदा करते हैं और उसके अंदर जो अच्छाई के पहलू हो सकते हैं उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो हमने बनाया है यह है क्रिएटिविटी, यानी आप किसी नई चीज़ के अंदर या आपकी तरफ से आपकी कंट्रीब्यूशन से कोई नई चीज़ वजूद में आ सके। तो थ्योरी एक्स के लोग जो होते हैं लिटिल क्रिएटिविटी एक्सेप्ट व्हेन गेटिंग अराउंड रूल्स, यानी उनको कवानीन के गिर्द ही घूमना अच्छा लगता है और उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती। जबकि इस तरफ के अंदर जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं काम करना पसंद करते हैं, उनको पता होता है, रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि इनके लिए तरक्की के मौके कहाँ पे हैं, तो उससे वो बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ। डेविड मैकक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। डेविड मैकक्लेलैंड
अपनी थीरी में क्या कहता है, पीपल विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट, लोगों के अंदर एक ख्वाहिश होती है ज़्यादा तगोदो करने की, या एक हाई एक्सट्रीम पे ये ख्वाहिश होती है कि कोई मुकाम हासिल करें, आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल अचीवमेंट, और उनकी ज़्यादातर काविशें, ज़्यादातर कोशिशें या उनकी एफ़र्ट्स इस चीज़ पे मुर्तकज़ होती हैं कि पर्सनल अचीवमेंट होनी चाहिए रादर दैन फॉर द ट्रेपिंग्स एंड रिवार्ड ऑफ सक्सेस। यानी ऐसे लोगों की तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा मुर्तकज़ होती है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़ात की भी अप्रेज़ होनी चाहिए, उनकी ज़ात को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। दे हैव ए डिज़ायर, उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है टू डू समथिंग, कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर कोई नुमायाँ काम, समथिंग बेटर और मोर एफिशिएंटली दैन इट्स बीन हैज़ बीन डन बिफोर। यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी थीरी या कोई ऐसी वर्किंग या कोई ऐसा लैंडमार्क प्रोजेक्ट को जो पहले ना हुआ हो, इससे इनकी ज़ात के की जो छुपी हुई ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने में, और जो उनकी एम्बिशंस हैं काम करने के मतलब, वो खुल के सामने आती हैं। दे प्रेफर जॉब्स, ये लोग जॉब करना पसंद करते हैं, दैट ऑफर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स, और ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदा मसाइल जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर जो दरपेश होते हैं उनको हल करना, उनका एक अच्छा सलूशन, काबिल कबूल हल जो है वो लेना या उसको सीख करना पसंद करते हैं। इन विच दे कैन रिसीव रैपिड एंड अनएम्बिगुअस फीडबैक, जिसके मतलब वो पसंद करते हैं कि उनको एक तेज़ी से रिस्पांस मिले, और ऐसा रिस्पांस कि जिसके ऊपर किसी की इख्तलाफ राय ना हो, यानी तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए। ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के मतलब कि कैसे उन्होंने इसको अटेन किया है, अपनी कौन सी सलाहियतों को, अपनी कौन सी स्किल्स को बरोकार लाते हुए, इन ऑर्डर टू टेल वेदर, ताकि ये बता सकें दूसरों को, एक मिसाल सेट कर सकें, वेदर दे आर इम्प्रूविंग, कि उन्होंने पहले से अपने आप को इम्प्रूव किया है। और जाहिर सी बात है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने ऑफिशियल्स को या अपने पर्सोनल्स को ऐसे मौके मुहैया करे कि वो अपनी ज़ात को प्रूव कर सकें, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, और उनकी जो स्किल है वो मज़ीद अच्छी हो जाए। एंड इन विच दे कैन सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स, ताकि इन चीज़ों से नबर्द आजमा होने के बाद वो अपने लिए ऐसे गोल्स सेट करें कि जिनको मुश्किल तर समझा जाता है। और वैसे भी इंसान जब चैलेंजिंग माहौल के अंदर जाता है, उसके अंदर अपने लिए चीज़ों के हल तलाश करता है और बेहतरीन सलूशन पे पहुंचता है, तो ये एक अच्छी अलामत होती है, ताकि आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें। और ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान मुश्किलात से खेलना सीख जाता है, उसके अंदर परफॉर्म करता है, तो आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। नंबर 2, नीड थीरीज प्रपोजेस दैट, नीड थीरीज़ का एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि ये थीरीज़ प्रपोज करती हैं वर्कर्स सीक टू सेटिस्फाई मैनी ऑफ देयर नीड एट वर्क, के मुलाजमीन के अंदर, एम्प्लॉइज़ के अंदर, वर्किंग स्टाफ्स के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद होती है कि उनकी जो ज़ाती ज़रूरियात हैं या बाकी जो हमने हायर ऑर्डर नीड्स की बात की है, अगर उनको काम पे या एक जॉब पे या वर्क साइट पे पूरा किया जाए, सो देयर बिहेवियर एट वर्क इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स नीड सेटिस्फेक्शन, और अगर इन ज़रूरत को पूरा कर दिया जाता है तो वर्क पे रहते हुए चूँकि वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़ील करते हैं और उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पे इनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, तो उनके अंदर काम करने की लगन, जज्बा और मोटिवेशन इंक्रीज़ करती है, और इस तरह ज़रूरियात के पूरी होने से उनकी जो तवज्जो है वो काम की तरफ बेहतरीन हो जाती है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी की तरफ जाती है। डेविड मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड जो थी, इसने बुनियादी तौर पे 3 किस्म की जो है थीरीज़, 3 किस्म की ज़रूरियात जो थी उनको बयान किया, जिसमें पहली जो थी आपके पास नीड फॉर अचीवमेंट थी। इसके अंदर उसने जो चीज़ें सपोज़ की या जिन चीज़ों की वजाहत की
द डिज़ायर टू डू समथिंग बेटर, यानी इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि किसी काम को अच्छे तरीके से बयान किया जाए, अच्छे तरीके से हल किया जाए। आर मोर एफिशिएंटली, या अच्छे तरीके से के साथ, यानी जो आप अपने गोल्स टेस्ट करें, सेट करें और उनको अटेन करें। टू सॉल्व प्रॉब्लम, मसाइल का बेहतरीन हल दिया जाए। और टू मास्टर द कॉम्प्लेक्स टास्क, और जो पेचीदा मसाइल होते हैं उनको अपनी बेहतरीन सलाहियतों की बुनियाद पे हल किया जाए। हाई नीड फॉर अचीवमेंट पीपल, हाई नीड यानी लोगों के अंदर ये ख्वाहिश एक अपनी बुलंदी पे होती है कि वो कुछ करके दिखाएं, कुछ हासिल करके दिखाएं। प्रेफर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अमूमी तौर पे इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि इनफरादी हैसियत में वो ज़िम्मेदारी कबूल करें और अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए उनको पूरा करके दिखाएं। प्रेफर चैलेंजिंग गोल्स, वो मुश्किल काम, पेचीदा गोल सेट करने और पेचीदा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पसंद करते हैं। प्रेफर परफॉर्मेंस फीडबैक, और उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि अगर वो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं तो उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए, जो कि स्टेटस की तरक्की की सूरत में भी हो सकता है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स की इंक्रीज़ की सूरत में भी। नीड फॉर एफिलिएशन, यानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश भी मौजूद होती है। ज़ाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर जब इंसान काम करता है तो वहाँ पे इंसानों को, ऑफिशियल्स को, एम्प्लॉइज़ को, पर्सनल्स को एक दूसरे के तावन की ज़रूरत होती है अपने काम की कंप्लीशन के लिए। या मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात वो इंडिविजुअली हल नहीं भी हो सकते, तो उसमें आपको ग्रुप्स की या वर्किंग टीम की ज़रूरत पड़ती है। द डिज़ायर टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशंस, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे ताल्लुकात को मेंटेन करें जो कि दोस्ती के तकाज़ों के मुताबिक हों, और अच्छे रिलेशन जो वर्किंग रिलेशन हो। और अमूमी तौर पे एट जॉब साइट, एक ग्रुप के अंदर जॉब करने वाले लोग जो होते हैं वो अमूमी तौर पे एक ही जो डिपार्टमेंट है उससे ताल्लुक़ रखते होते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की ज़रूरत मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ती रहती है। हाई नीड फॉर एफिलिएशन पीपल, इनके अंदर एफिलिएट होने की, ताल्लुकात इस्तवार करने की, चाहे वो प्रोफेशनल नौइयत के हों या एट जॉब साइट ज़ाती नौइयत के हों, इनको कायम करना पसंद होता है। आर ड्रान टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो अपने आप को घुसेड़ देते हैं, यानी ज़बरदस्ती शामिल होते हैं, यानी एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पे इंसान अपने ताल्लुकात को वसी करते हैं और पस मंज़र इसका यही होता है कि आप ज़्यादातर अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। आखिरी है सीक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को मुकम्मल करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने ताल्लुकात की वुसअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मीडियम्स मौजूद हैं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए। थर्ड जो इनकी इसने एक नीड जो एक्सप्लेन की वो है नीड फॉर पावर, यानी पावर के लिए इंसान की जो तगदो होती है। द डिज़ायर टू कंट्रोल अदर्स, इसके अंदर एक ख्वाहिश होती है, चाहे छुपी हुई हो चाहे वाज़े हो, कि इंसान दूसरों के ऊपर तसल्लुत चाहता है, दूसरों के ऊपर इजारादारी चाहता है। तो वो इस ताकत, उस अख्तियार के इस्तेमाल से लोगों को अपनी तसर्रुफ़ में लाना चाहता है। टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, और चाहता है कि इसकी सोच को पजीराई मिले और दूसरों की सोच के ऊपर हावी किया जाए। आर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, और उसको दूसरों के ऊपर निगरान बनाया जाए ताकि वो जवाबदेह हो सकें। और अमूमी तौर पे ऐसे होता भी है कि जो वर्किंग हेड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाई नीड फॉर पावर पीपल, लोगों के अंदर जो ख्वाहिश ज़्यादा होती है पावर की, किस सेंसेस में हो सकती है। सीक इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, वो दूसरों के ऊपर तसल्लुत चाहते हैं। लाइक अटेंशन, वो ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं। लाइक रिकग्निशन, उनको ये ख्वाहिश उनकी होती है कि उनके काम की प्रेज़ की जाए, उनके काम को पहचान दी जाए और तमाम लोग इस चीज़ का आदा करें, इसको अप्रेज़ करें, इसको प्रेज़ करें कि इनका काम जो था बाकी लोगों से बेहतरीन रहा है। मैक्लेरिन थ्योरी की एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर मैंने इसी एंगल से ही चीज़ों को किया है। ये जो इसकी एब्रेविएशन यूज़ की हुई है, नीड फॉर अचीवमेंट है, ये नीड फॉर पावर है और नीड फॉर एफिलिएशन है। तो इसको हाई लेवल की नीड्स क्या होती हैं, लो लेवल की नीड्स क्या होती हैं, यानी पिछले पेजेस पे हमने जो कंप्लीट डिटेल इसकी पढ़ी है, इसको मैंने इस डायग्राम के अंदर बयान कर दिया है। जो
एफिलिएशन की हायर नीड्स होती हैं वो भी बयान कर दी हैं, जो लोअर नीड्स होती हैं वो भी बयान कर दी हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। बेसिकली हमने जो पिछले पेजेस 2-3 पेजेस पे पढ़ा है मैक्लेलैंड थ्योरी के मतलब, ये उसकी ही एक समरी है जिसको एक पेज पे एक डायग्राम के ऊपर हमने समो दिया है। कंटेम्परेरी थीरीज। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने जो मोटिवेशन की थीरीज़ हैं कंटेम्परेरी, जो सेकंड ग्रुप है इसके अंदर भी कुछ थीरीज़ हैं। हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरीज हैं उनका जिक्र करेंगे। तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले है इक्विटी थ्योरी। जे स्टेसी एडम्स डेवलप्ड इक्विटी थ्योरी। ये एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने ये थ्योरी डेवलप की बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट, उसके पस मंज़र ये था उसके जहन में कि वर्कर्स पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप, के लोग वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स को अहमियत देते हैं बिटवीन द इनपुट्स दे कंट्रीब्यूट, यानी जो काविशें जो एफ़र्ट्स उन्होंने की हैं उसके दरमियान, सच एज स्किल्स कि उनका हुनर क्या है, ट्रेनिंग उनकी काम करने की अहलियत कितनी थी, ट्रेनिंग कितनी दी गई, एजुकेशन उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, एक्सपीरियंस उनका तजर्बा कितना था, एफ़र्ट्स किस हद तक उन्होंने कोशिशें की, एंड टाइम और कितना टाइम लगाया, एंड द आउटकम्स दे रिसीव और क्या नताइज उन्होंने अखज़ किए। इनके दरमियान एक रिलेशन कायम किया जाता है कि यानी बाज़-औक़ात अगर इंसान की अहलियत ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो अच्छे नताइज देगा। सच एज़ पे, और वो किस चीज़ों की डिमांड कर सकता है फिर इस मामले में, वो कह सकता है कि मुझे अच्छी पे दी जाए, बेनिफिट्स दिए जाएँ, स्टेटस में तरक्की दी जाए यानी आपकी प्रमोशन की जाए, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, या ऑन दी जॉब आपको जो फैसिलिटीज़ आपका राइट बनती हैं वो आपको दी जानी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड प्रमोशन, और प्रमोशन दोनों सूरतों में, यानी आपकी पे की सूरत में भी और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर, जॉब स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपकी प्रमोशन। मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ वंस ओन आउटकम। मोटिवेशन को किसी भी शख्स की ज़ाती सोच के मुताबिक भी असेस किया जा सकता है कि हर इंसान का जो मोटिवेशनल लेवल है वो डिफरेंट होता है। मोटिवेशन के मुताल्लिक़ उसकी थिंकिंग या उसकी राय जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इनपुट रेशो कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिमिलर इंडिविजुअल और ग्रुप। बाज़-औक़ात इंसान जो इंडिविजुअली इनपुट अपने लिए सिलेक्ट करता है उसको असेस ये करना चाहिए कि स्टैंडर्ड लेवल पे बाकी लोगों के इनपुट्स भी यही हों, या बाज़ बात ऐसे भी होता है कि मैं अगर अपने लिए इनपुट्स के किसी और चीज़ों को बेस बनाता हूँ तो दूसरे लोग इनपुट फैक्टर में कोई थोड़ी बहुत रद्द-बदल भी कर सकते हैं, कि उनके अपने माइंड की बात होती है। कॉल्ड अ रेफरेंट इक्विटी थ्योरी प्रपोजेस दैट, फिर इक्विटी थ्योरी ये चीज़ प्रपोज करती है मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन वर्कर्स परसेप्शन, कि किसी बंदे का काम की तरफ राग़िब होना उसके ज़ाती मुशाहदे या अपनी थिंकिंग के मुताबिक है कि इंसान उस जॉब को, वर्क सिचुएशन को, या काम जहाँ पे हो रहा है उस माहौल को किस नज़र से देखता है। अगर तो वो उस माहौल से मुतमईन होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, अपनी एफ़र्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो देने की कोशिश करता है। इक्विटी अकर्स, इक्विटी किस वक्त वक़ूअ पज़ीर होती है, व्हेन एन इंडिविजुअल्स आउटकम एंड इनपुट, यानी इसको हम प्रोडक्टिविटी का नाम भी दे सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि आउटपुट ओवर इनपुट, और प्रोडक्टिविटी मस्ट बी ग्रेटर दैन 1। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम ज़्यादा हो, आपके हासिल होने वाले बेनिफिट्स ज़्यादा हों ऑन द जॉब, यानी जो आपका टास्क कंप्लीशन आपको दी गई थी उससे हासिल होने वाला बेनिफिट उसके ऊपर लगने वाली लागत या इनपुट से ज़्यादा हो, तो ये एक अच्छी अलामत तस्वर की जाती है। अगर ये रेशो इक्वल्स हो दैट ऑफ द रेफरेंट, यानी जिन्होंने रेफ़र किया था या जिन्होंने आपको एक टास्क दिया था कि आपने ये काम करना है, तो उनकी उम्मीद के बराबर भी हो तो फिर भी ये सेटिस्फैक्ट्री होती है। लेकिन उमूमी तौर पे अगर उन्होंने जिस काम के लिए आपको सेलेक्ट किया था आपकी प्रोडक्टिविटी रेशो उनकी असेसमेंट से ज़्यादा होती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बिकॉज द कंपैरिजन ऑफ दीज रेशोज़, जब हम इन रेशोज़ का मुआजना करते हैं रादर दैन एब्सोल्यूट लेवल, यानी एब्सोल्यूट लेवल की बजाय जो हासिल शुदा नताइज होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाती है। डिटर्मन्स वेदर इक्विटी इज़ परसीव्ड, तो फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं क्या हमने जो नताइज अखज़ किए थे या जिन चीज़ों को बेस बनाया था क्या उसको अटेन कर लिया गया है।
स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो ये वाज़ेह होती है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि इंसान की परफॉर्मेंस जो होती है वो बेंचमार्क से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि एग्जैक्टली आप उस लेवल को टच करें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों सूरतें ही होती हैं कि आपकी जो परसीव्ड रिज़ल्ट्स होते हैं एक्चुअल रिज़ल्ट से डिफरेंट भी हो सकते हैं। इक्विटी कैन एग्जिस्ट इफ़ द रेफरेंट रिसीव्स मोर दैन द पर्सन मेकिंग द कंपैरिजन, यानी इंसान की जो हासिल शुदा नताइज हैं, उसकी एफ़र्ट्स हैं, उसकी से जो उम्मीद की गई थी उससे अगर बेहतर होते हैं तो हम इसको पॉजिटिव इक्विटी का नाम देते हैं। व्हेन वर्कर्स परसीव रेशोज़ टू बी इक्वल, जब वर्कर ये महसूस करें कि एक जो रेशो है इक्वल है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट, यानी हम ये कह सकते हैं अगर आउटपुट इनपुट के बराबर है तो इकोनॉमिक्स की सेंस में हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं कि जहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ पे आपको नुकसान भी नहीं हो रहा होता। दे आर मोटिवेटेड टू मेंटेन दिस स्टेटस, और फिर उनको मोटिवेट किया जाता है कि कम से कम इस स्टेटस को ज़रूर मेंटेन करें ताकि अदारे को नुकसान ना हो, स्टेटस को, और इंक्रीज़ इनपुट टू रिसीव ग्रेटर आउटकम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा काविशें करें, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएँ और चीज़ों को जो है मुकम्मल कर अच्छे अंदाज में। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ नई सीखने को मिली, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक रेशो का एनालिसिस करने का मौका मिला कि जिसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट्स। वर्क मोटिवेशन। अब काम के मतलब लोगों का ध्यान जो है या लोगों की तवज्जो जो है वो कैसे मबजूल करवाई जा सकती है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है काम के मतलब। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब काम की कम्प्लेक्सिटी या काम के मुकम्मल प्रोटोकॉल्स उन पे वाज़े होंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आया आप उसको स्टैंडर्ड पे उस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वर्क मोटिवेशन क्या चीज़ होती है? एक्सप्लेन वाई वर्कर्स बिहेव एज दे डू, यानी वो कैसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनसे आपकी तवक्को होती है। 4 प्रोमिनेंट थीरीज़ अबाउट वर्क मोटिवेशन, 4 बड़ी मशहूर थीरीज़ हैं जिसने वर्क मोटिवेशन पे काम किया। नीड थीरी, एक्सपेक्टेंसी थीरी, इक्विटी थीरी एंड प्रोसीजरल जस्टिस थीरी। ये 4 थीरीज़ ऐसी हैं जिन्होंने वर्क मोटिवेशन पे ज़्यादा काम किया और लोगों को एट वर्क साइट ऑब्ज़र्व करते हुए ये थीरीज़ की जो उन्होंने तजावीज़ थी या सिफारशात थी वो तैयार की। कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन चीज़ों को रिसर्च के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मुशाहदा करने के बाद कुछ तजावीज़ मुरतब की गई कि इनको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। ईच थीरी आंसर डिफरेंट क्वेश्चन, हर थीरी ने मुख्तलिफ जो मसाइल सामने थे, रियल टाइम प्रॉब्लम जिनका सामना था ऑर्गेनाइजेशंस को, उनका जवाब तलाश करने की कोशिश की अबाउट द मोटिवेशनल प्रोसेस। और जिन सब का ताल्लुक ये था कि एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, यानी कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो काम की तरफ तवज्जो दें और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए नताइज अख़ज़ करने की कोशिश करें। वर्क मोटिवेशन द साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट डिटर्मिन्स, कि वर्क मोटिवेशन वो तमाम नफ्सियाती ताकतें होती हैं या नफ्सियाती तौर पे आपको मोल्ड करना या आपकी ज़हन साजी करना होता है, दैट डिटर्मिन, जो इस चीज़ को मालूम करती हैं द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शख्स की अप्रोच क्या हो सकती है काम के मतलब या काम की तरफ उसकी तवज्जो को बढ़ाना। अ पर्सनस लेवल ऑफ एफर्ट्स, और ये तयन करना कि उसको किस हद तक अपनी काविशें करनी चाहिए। एंड अ पर्सनस लेवल ऑफ परसिस्टेंस, और अगर वो अपने लिए एक रूटीन सेट कर लेता है तो उस रूटीन के ऊपर अपने आप को पूरा कैसे उतरवाएगा, यानी उस अपनी रूटीन को मेंटेन कैसे करेगा कि वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। अब इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर, विच बिहेवियर डज़ ए पर्सन चूजेस टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इस चीज़ का भी तयन किया जाता है या जवाब तलाश किया जाता है कि एक शख्स का बिहेवियर क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम कर सके। नंबर 2 लेवल ऑफ एफर्ट्स, कि उसको अपनी एफर्ट्स कितनी मिकदार में लगानी चाहिए, यानी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए या कम। हाउ हार्ड डज़ ए पर्सन वर्क टू परफॉर्म चूजन बिहेवियर, यानी उसको अपनी बेहतरीन सलाहियतें जो हैं वो बिज़नेस में लगाना चाहिए, अपनी जॉब की परफॉर्मेंस में लगानी चाहिए। तो डेफिनेटली इसके लिए भी उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है।
लेवल ऑफ परसिस्टेंस, यानी फिर उसके कायम रहना, कि जब आपने अपने लिए लेवल ऑफ परसिस्टेंस का जो है इंतखाब कर लिया है कि हमने ये एक तरतीब रखनी है, ऐसे ऐसे या इन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हमने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो फिर वो कैसे उस तरतीब पे कैसे पंक्चुअल रह सकते हैं, कैसे कारबंद रह सकते हैं, तो इस चीज़ की भी आपके जहन में जो है वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है। MBO को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ या प्लानिंग प्रोसेस के साथ। बेसिकली MBO क्या चीज़ होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जिस तरह के हालात का आपको सामना होता है आप उसके मुताबिक ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपने काम कैसे मुकम्मल करने चाहिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जब किसी ख़ास एनवायरनमेंट में काम कर रही होती है तो इसको दो किस्म के माहौल का सामना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट का कि जिसके अंदर तमाम चीज़ों की असेसमेंट हो रही होती है, वर्किंग का पता चल रहा होता है, टास्क आपके सामने होते हैं, टारगेट के मुतल्लिक़ आपकी तगदो होती है। जबकि एक्सटर्नल माहौल भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग के ऊपर असरअंदाज होता है। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है कि जो एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर लेता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की निशानदही कर लेता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे असरअंदाज हो सकती हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा आप इसको देखते हैं। एम्फसाइजेस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये एम्फसाइज करता है पार्टिसिपेटिव सेट गोल्स, यानी आपकी ज़ाहरी तौर पे शामिल होने से, आपकी पार्टिसिपेशन से कुछ गोल सेट करने में, दैट आर टेंजिबल कि जिनको आप महसूस तो कर सकते हैं, वेरीफाइएबल कि जिनकी पैमाइश भी की जा सकती है, जिनकी वजाहत भी हो सकती है, एंड मेजरेबल और जिनकी पैमाइश भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसमें चीज़ों को मालूम भी किया जा सकता है, प्रूव भी किया जा सकता है, वेरीफाई भी किया जा सकता है। इट इज़ नाउ अ न्यू आइडिया, आज के दौर में एक नया आइडिया है। इट ओरिजिनेटेड मोर देन 50 ईयर्स अगो, ये आज से 50 साल पहले इसकी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुई और इस एंगल पे लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर्स ने या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ ने इसके मतलब सोचना या सोच विचार करना शुरू की। 4 इंग्रेडिएंट्स कॉमन टू MBO, 4 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम होती हैं कि जिनका जिक्र हम नीचे आके जाके करेंगे। आर गोल स्पेसिफिसिटी कि इसके अंदर गोल कितने वाज़े हैं और वो कितने अहम हैं। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कि जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ का और मैनेजर का फैसलों के अंदर रोल होता है कि वो पार्टिसिपेशन से चीज़ें सेट करते हैं। एंड एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, और जो टाइम होता है, ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को विद इन द टाइम अटेन करना ही एक अच्छा फ़ैसला कहलाता है। एंड द परफॉर्मेंस फीडबैक, और अगर आप अपने तमाम चीज़ों को एज़ पर प्लानिंग अटेन कर लेते हैं, टारगेट हासिल कर लिए जाते हैं, तो फिर उसका जो परफॉर्मेंस फीडबैक है वो किस सूरत में होना चाहिए। तो यानी ये है कि MBA के लिए कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो नहीं होता, लेकिन सामने जो चीज़ आपके पास मौजूद होती है उसके मुताबिक आप अपने रिएक्शन का या अपने वर्किंग प्रोटोकॉल्स का तयन करते हैं। फिर आपके लिए एक ज़रूर ये है कि एक मॉडल ज़रूर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ जगहों पे रखा जा सकता है, यानी उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। द प्रोसीजर ऑफ MBO कैसे काम करता है। द सुपीरियर मीट्स विद द सबॉर्डिनेट, जो आपके बॉसेस होते हैं वो अपने मातहत लोगों से मिलते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं टू डेवलप एंड एग्री ऑन सबॉर्डिनेटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी उनके साथ डिस्कशन करने से कुछ चीज़ों को, कुछ टारगेट्स को वो सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ पहले कही गई थी ना, एम्फसाइज पार्टिसिपेटिव, तो ये वो चीज़ है कि जहाँ पे आपके सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। नंबर 2 पीरियडिक मीटिंग मॉनिटर, यानी जैसे जैसे काम हो रहा होता है वैसे वैसे उनको मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अपनी मीटिंग्स का इनेकाद करना होता है अपने सबॉर्डिनेट्स यानी मातहत लोगों के साथ। प्रोग्रेस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ये देखा जाता है कि हमने जो टारगेट सेट किए थे उनकी अटेनमेंट के लिए जो हमारी एफर्ट्स हैं वो किस लेवल पे हैं। नंबर 3 एन अप्रेजल मीटिंग एवेल्यूएशन ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर आप अप्रेजल करते हैं कि जो टारगेट्स आपने वक्त से पहले अटेन कर लिए हैं उनका फीडबैक कैसे देना है, उनका कॉम्पेंसेट कैसे करना है, और जो चीज़ें आप अटेन नहीं कर सके उसको बेहतर बनाने के लिए
क्विक करने के लिए क्या आपने मेजर्स लेनी है, डायग्नोज द रीजंस फॉर सक्सेसफुल एंड फेलियर, और इसके अंदर इन तमाम चीज़ों की वजाहत कर ली जाती है कि जहाँ जहाँ हमें कामयाबियाँ हुई हैं उनकी वजूहात जो है उनको मज़ीद अच्छा करना है, और जिन चीज़ों के अंदर कमी बेशी रही है या फेलियर की वजूहात बनी हैं तो उनकी वैल्यूएशन की जाती है, उनकी बेहतरी के लिए उनको रिमूव भी किया जा सकता है और अपनी इस प्लानिंग को रिवाइज़ भी किया जा सकता है। जबकि फोर्थ चीज़ है MBO साइकिल इज़ रिपीटेड। ये अमल अगर बेहतरी की तरफ हो तो फिर इसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया जाता है, और अगर आप फील ये करते हैं कि MBO जो है अच्छे नताइज अखज़ नहीं कर रहा तो फिर इसकी तमाम प्लानिंग को रिवाइज़ कर लिया जाता है, और अगर अच्छे काम हो भी रहे हैं तो फिर इसी प्लानिंग को बाकी प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्टिव आपकी प्लानिंग होती है उसको फिर एज इट इज़ नेक्स्ट फेज़ के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने MBA प्रोसेस की एक डायग्राम बनाई हुई है कि MBA प्रोसेस जब शुरू होता है टुवर्ड्स द एंड यानी अटेनमेंट ऑफ गोल्स तक किन किन मराहल से गुजरना होता है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। पहले मैंने बात की थी कि अच्छे मैनेजर वो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके देखते हैं कि इनका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं। इस तरह से उन्हें लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ और काइंड ऑफ पर्सोनल्स, उनकी स्किल लेवल का पता चल जाता है, किस बंदे को किस पोजीशन पे रखते हुए आपने कौन सा काम लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। टॉप मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी तो यही होती है कि ऐसे टास्क जो रूटीन मैटर्स नहीं होते उसको MBA टेक्निक की मदद से, MBO टेक्निक की मदद से सॉल्व कर लिया जाए। सुपीरियर क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से मिलते हैं इन 5 इश्यूज़ के मतलब, यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, और उनके सामने 5 चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिश द लॉन्ग टर्म गोल्स, कि उन्होंने जो अपने गोल्स हैं इनका तयन करना होता है दोनों की सलाह मशवरे से, क्योंकि अगर सुपीरियर ने डायरेक्शन देनी है तो फिज़िकल वर्क जो होता है वो सबॉर्डिनेट ने करना होता है, तो इनकी पार्टिसिपेशन, इनकी एफ़र्ट्स के बगैर इन तमाम चीज़ों को अटेन करना मुश्किल होता है। फिर उनके दूसरे नंबर पर जो गुफ्तगू होती है एस्टेब्लिश द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ख़ास मकासद का तयन कर लिया जाता है कि जिनको अटेन करना या जिनकी कम्प्लीशन वक़्त की ज़रूरत होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेंस होती है। डेवलप एक्शन प्लान, फिर आपने जब गोल सेट कर लिए तो आपने एक्शन प्लान बनाना है कि इन चीज़ों को अटेन करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। फोर्थ स्टेज पे अप्रेज रिजल्ट्स होता है कि जो नताइज आपके सामने आते हैं उसको आप चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कामयाबी से तय कर ली गई हैं, कौन से मकासद अटेन कर लिए गए हैं, और जिन जिन चीज़ों में फेलियर हुआ है उन पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। सबसे एंड पे हम देखेंगे टेक करेक्टिव एक्शन, अगर कहीं पे ख़राबियाँ हुई होती हैं तो हमें ज़रूरत है उन ख़राबियों को सही करने की। तो स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट प्रोसेस डायग्राम आपके सामने मैंने शो की हुई है कि MBO जो है वो कैसे काम करता है, और अगर आप इस अमल को देखते हैं कि MBO प्रोग्राम से नताइज हासिल होने वाले जो हैं या जो हो चुके हैं वो अच्छे हैं, तो इस प्रोसेस को फिर एज इट इज़ एक स्टैंडिंग वर्किंग प्लान भी बना लिया जाता है। और अगर आप महसूस करते हैं इससे नताइज अच्छे नहीं हुए तो फिर इस प्रोसेस को, इस अमल को रिवाइज़ करके इनकी एक्टिविटीज़ की मज़ीद रिफाइनमेंट की जा सकती है, ताकि इदारे जो हैं वो अपने वर्किंग प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो टारगेट सेट किए हैं उनको अच्छे तरीके से हल कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ कि जिसमें हमने मोटिवेशन की बात की थी और इसके तहत जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपके साथ नए इश्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।